Good morning, my dear student. Let us start an important topic related with the welded connection. That is a very important topic for civil engineers as well as for mechanical engineers, because this topic is asking about 2 to 4 marks in engineering services, गेट में 2 मार्क्स एंड एसएससी जेई मैक्सिमम चांसेस है कि इसमें 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चंस पूछ लेता है. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें कुछ कोडल प्रोविजंस हैं जिनको हम सीखेंगे. उसके अलावा कुछ मेंस के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो गेट का एग्जाम हो और चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो. हर जगह पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस में आते हैं. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. मैकेनिकल इंजीनियर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इस कनेक्शंस को पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे जब बॉयलर वगैरह पढ़ना पड़ता है तो वहां पे भी ज्वाइंट बनाने पड़ते हैं, तो वेल्ड करना पड़ता है, इसलिए वहां पे मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी पढ़ना पड़ता है. दूसरी बात, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हम लोग सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स भी हैं वो भी इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले मैं वेल्डिंग की बात करूं तो वेल्डिंग में कुछ भी नहीं होता है कि हम दो ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं और उसमें कुछ एक मॉल्टन जो मटेरियल होता है उसको फिलअप करते हैं. उस मॉल्टन मटेरियल को फिलअप करके मेंबर को ज्वाइन कर देते हैं और वो हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस होता है. ठीक है, काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर रखते हैं. अब उसके अलावा हम बात करें वेल्डिंग का और मतलब क्या होता है, कौन कौन सी वेल्डिंग्स को हम लोग यूज करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, सबसे खास बात यह है, अगर 2-3 टाइप की वेल्डिंग्स होती हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे हम लोग अगर बात करें, एक तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो वेल्डिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. आर्क इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आर्क वहां पे क्या कहते हैं, एक आपके रॉड टाइप आती है जिससे हम लोग उससे वेल्डिंग करते हैं. वो मटेरियल आपका फिलअप किया जाता है, एक रॉड जैसा दिखाई पड़ता है. ठीक है, उसकी कुछ लेंथ होती है, इतनी लगभग लेंथ होती है, उससे हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग में. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है. वो ज्यादातर आप देखोगे कि जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उसमें हम लोग ज्यादा यूज करते हैं. जैसे सपोज किसी बिल्डिंग में जो स्टील स्ट्रक्चर है वहां पे यूज करोगे तो ज्यादातर वहां पे यूज करते हैं. उसके अलावा अगर एक बात करें तो एक गैस वेल्डिंग भी होता है. तो गैस वेल्डिंग जो होता है उसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस यूज होती है. ऑक्सी एसिटिल का मतलब होता है, आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बाइड, जिससे मैंने सॉइल में भी पढ़ा था कैल्शियम कार्बाइड मेथड. वहां पे भी एक पत्थर जैसा कैल्शियम कार्बाइड आता है. उस कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग क्या करते हैं, पानी में घोल लेते हैं. पानी में घोलने के बाद वहां पे क्या होता है, एक एसिटिलीन गैस निकलती है और उस एसिटिलीन गैस का हम लोग ऑक्सीजन के साथ, देखा होगा आपने कि इस तरीके से एक सिलेंडर रहता है, सिलेंडर को पानी के अंदर डिप अप कर देते हैं और उसमें चूने जैसा एक आप देखोगे कैल्शियम कार्बाइड का जो भी रहता है, पत्थर रहता है, स्टोन रहता है, उसको उसमें फिलअप कर देते हैं. फिर वो क्या करता है, रिएक्शन करता वाटर के साथ में है, वहां से एक एसिटिलीन गैस बनती है. उस एसिटिलीन गैस का जो यूज है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं. तो आप देखोगे जैसे सपोज दैट कि आप कभी भी साइकिल वेल्ड कराने जाते हो या कोई चेयर वेल्ड कराने जाते हो तो ज्यादातर कोशिश की जाती है कि उसमें हम लोग गैस वेल्डिंग का यूज करें, नॉट इलेक्ट्रिक वेल्डिंग. क्यों? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग उस मेंबर में ज्यादा यूज की जाती है जो मटेरियल काफी ज्यादा मजबूत होता है, उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, उसमें हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का यूज करें. दूसरी बात, गैस वेल्डिंग का यूज जैसे छोटी छोटी जो चीजें रहती है उनको जोड़ना होता है. सपोज दैट साइकिल का कोई पार्ट है उसको जोड़ना है तो आप लोग क्या करोगे कि वहां पे गैस वेल्डिंग का यूज करोगे. सपोज दैट कोई चेयर है जिसपे हम लोग ज्यादातर बैठते हैं, उसका कोई पार्ट अगर टूट जाता है, क्योंकि उसका जो मतलब मेंबर होता है वीक होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, हार्डो भी होता है ज्यादातर केसेस में, तो ऐसी वेल्डिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज मतलब गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं. खास बात यह है कि कई बार नॉन टेक में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है. तो सिंपल एक क्वेश्चन हो जाता है कि उसमें एक एसिटिलीन गैस निकलती है, वो एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आसानी से उसको वेल्डिंग करते हैं. तो आपने देखा होगा कि उसमें से जो गैस निकलती रहती है उसमें एक आवाज पट पट करके आती रहती है और प्लस उसको जब आप जोड़ते हो तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन भी काम करते रहते हैं. फिर जाकर के हम दो मेंबर को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. ज्वाइन करने के लिए कई बार क्या होता है कि हमें कुछ मेटल की जरूरत पड़ती है, तो छोटे छोटे टुकड़े स्टील के होते हैं उनको भी यहाँ पे ओवरलैपिंग करा देते हैं. फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, गैस वेल्डिंग कर लेते हैं. तो मेजरली अगर बात करें तो इस तरीके की दो वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है और एक आपकी होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक. तो अगर मैं बात करूं यहां पे लिख सकता हूं एक पॉइंट, एक गैस वेल्डिंग की बात कर रहा हूं, गैस वेल्डिंग, और दूसरा मैं बात करता हूं दैट इज इलेक्ट्रिक. ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके, क्योंकि देखिए ये टॉपिक हमारा जो है
टेक्निकल से रिलेटेड है। तो गैस वेल्डिंग में मैं अगर बात करूं तो कैल्शियम कार्बाइड का स्टोन होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो ये गैस का फॉर्मेशन करता है, दैट इज C2H2, एसिटिलीन गैस निकलती है, ठीक है। तो इससे वेल्डिंग करते हैं। ऑप्शन में आ जाएगा तो आप जान जाओगे। इसके अलावा भी कुछ होती हैं, उनके बारे में आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि मेजर अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक और गैस वेल्डिंग होता है। अब देखिए हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं, जैसे मान लें मेरा जो मेन फोकस है इन स्ट्रक्चरल वर्क वी यूज द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। देखिए जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उसमें ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का यूज करिए, क्योंकि देखिए काम बहुत बड़ा होता है, जो टाइम भी बचाना होता है, तो ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का यूज करें, क्योंकि वो फास्ट होती है, इसलिए उसको हम लोग करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें, ये जो आर्क वेल्डिंग होती है इसको आर्क बोलते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आर्क वेल्डिंग। और ड्यू टू स्पार्किंग टेम्परेचर, स्पार्क टेम्परेचर मतलब जो भी आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं तो वहां पे एक बहुत बड़ा बॉक्स जैसा होता है, जैसे रेगुलेट करता रहता है टेम्परेचर को, उसमें एक मीटर भी लगा रहता है। जब आप वेल्ड करोगे तो मीटर का जो रहता है मतलब रीडिंग जो रहती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। जब वेल्ड करते हैं तो उस पर लोड भी पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी पे, अगर आप जनरेटर से करोगे तो जनरेटर के ऊपर लोड आ जाता है, ठीक है। तो स्पार्क टेम्परेचर राइजेस टू अबाउट इतना, जो स्पार्क का टेम्परेचर होता है लगभग कितना होता है, लगभग 3300 लेकर के 5000 के आसपास होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेट याद रखना नहीं है, बस एक रेंज पता होनी चाहिए कि इसके बीच में होती है। द वेल्डिंग रॉड इज कोटेड विद दैट कि डिपोजिट स्लैग। देखिए जो वेल्डिंग की रॉड होती है, जो आप रॉड लेके आते हो, देखा होगा कि मिस्त्री इस तरीके से पकड़ लेता है ऐसे करके, और एक चश्मा भी लगा लेता है ताकि उसको जो है उसकी जो चिंगारियां निकलती हैं वो उसकी आंखों पे ना पड़ सकें, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि अगर एक बार आपने ज्यादा वेल्डिंग कर दिया और चश्मा नहीं लगाया तो आंखों पे उसका बहुत इंपैक्ट आता है, जो भी कण उसके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो आंख में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ फर्स्ट ईयर में मैं जब बीटेक कर रहा था तो एक बार मेरे साथ हो चुका है कि जब मैं गैस वेल्डिंग मतलब फर्स्ट ईयर में होता है एक वर्कशॉप, तो वहां पे मैं कर रहा था, बहुत ज्यादा देर तक मैंने देख लिया था, तो 2-3 दिन मेरी आंखें जो थी लाल हो गई थी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि गैस वेल्डिंग को ज्यादातर देखना विदाउट चश्मे के बहुत मुश्किल होता है, और इसके लिए जरूरी है जिसकी प्रैक्टिस होती है वही अच्छा कर सकता है। तो वेल्डिंग रॉड इज कोटेड दैट डिपोजिट्स स्लैग। स्लैग जो होता है एक तरीके का मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड मोल्टन मटेरियल होता है। जो भी वो रॉड होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा कोटिंग भी होती है, तो दैट इज द कोटिंग। अगर आप बात करोगे, द वेल्डिंग रॉड इज कोटेड विद दैट डिपोजिट स्लैग एंड प्रिवेंट्स द कॉन्टेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एजेंट प्रिवेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये स्लैग होता है, स्लैग कुछ भी नहीं होता है, एक मटेरियल होता है, उसे स्लैग बोलते हैं। जो जला हुआ है, जला हुआ नहीं कह सकते, जिसका हाई टेम्परेचर रहता है उसे स्लैग बोलते हैं, ठीक। अब ये प्रिवेंट्स द कॉन्टेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एजेंट विद द मोल्टन वेल्ड। हम लोग क्या करते हैं कि जो मोल्टन वेल्ड होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी पिघला हुआ मटेरियल रहता है उसको फिलअप करते हैं। 2 मेंबर को ज्वाइन करना है, हो सकता है कि बट वेल्ड यूज कर लो, हो सकता है फिलेट वेल्ड यूज करो, डिपेंड करेगा। अभी हम पढ़ेंगे कि बट वेल्ड क्या होता है और फिलेट वेल्ड क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे मोल्टन भर देते हैं मटेरियल। ये क्या करता है, इसकी जो परमेबिलिटी होती है बहुत कम हो जाती है, ताकि बाहर का, इसके ऊपर एक सबसे बड़ी बात है कि जो मोल्टन मटेरियल था इसके ऊपर कोटेड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रॉड के ऊपर जो कोटेड मटेरियल होता है वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर की जो भी एक्टिविटी होती है, मॉइस्चर हो सकता है, डस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मॉइस्चर को प्रिवेंट करेगा, मतलब मॉइस्चर का प्रिवेंट करना, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी। मतलब वो परमेबिलिटी को, मतलब बाहर की जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कुछ भी हो सकता है उसको रोकता है। जब वो रोकेगा तो जाहिर सी बात है कि अंदर स्टील पे वो नहीं मतलब इंटर कर पाएगा। सपोज दैट दिस द मटेरियल, ये आपकी एक रॉड है, इसके ऊपर आपने सपोज दैट कि ज्वाइन किया है, तो आप देखोगे कि इसके ऊपर अगर आप ज्वाइन कर दोगे, मतलब वेल्डिंग कर दोगे, तो आप देखोगे कि इसके अंदर मॉइस्चर इजिली इंटर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो आपका स्टील है उसका कोरोजन नहीं होता है। तो खास बात हम समझते हैं क्या होता है, इसके एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग के क्या हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए थ्योरी पार्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो बीटेक के हों या डिप्लोमा के हों, उनमें डिफरेंस पूछ लेता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग कनेक्शन क्या हो सकते हैं। तो पहला बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग कनेक्शन टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ कोरोजन। देखिए इससे क्या है, कोरोजन क्या होता है, कम हो जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्यों कम होता है? क्योंकि देखिए आपने क्या किया, सपोज दैट पहले आप रिविट और बोल्ट बनाते थे, लेकिन रिविट और बोल्ट में आप क्या देखते थे कि जो है होल बनाते थे तो वहां पे मॉइस्चर मान ले एंटर कर गया, ठीक है, तो उसमें तो कोई कवर होता नहीं था, ऊपर से ढकता नहीं था, कोई लेयर भी नहीं होती थी, कोई प्रोटेक्टेड लेयर भी नहीं हो पाती थी, इसलिए वहां पे कोरोजन के चांसेस स्टील मेंबर में ज्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ वेल्डेड कनेक्शन में क्या है कि सपोज दैट कि आपने कोई मेंबर को ज्वाइन किया, सपोज दैट दिस को ज्वाइन किया, ठीक है, और ये एक आपका कनेक्शन बनाया आपने, क्लियर, तो आपने एक कनेक्शन जब बनाया तो यहाँ पे आपने कोटिंग कर दिया किसका, वेल्डेड का, जो भी रॉड है, तो इससे क्या होता है कि वो प्रिवेंट करता है कोरोजन को, एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी होने नहीं देता है, ठीक है, तो इसलिए आसान हो जाता है। क्योंकि देखो वेल्डिंग कनेक्शन जब करते हो एक मॉल्टन मटेरियल होता है, जब आपने देखा होगा जब मॉल्टन होता है तो वो एक फैलता रहता है, लेकिन जब वो सॉलिड हो जाता है कूल करने के बाद तो आप देखोगे कि उसमें मॉइस्चर इंटर नहीं कर पाती है। जब मॉइस्चर इंटर नहीं करेगी तो उसमें क्या है कि आप देखोगे कोरोजन नहीं होता है, लेकिन बोल्ट और रिविट का कोरोजन हो सकता है कि अगर आप उसने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, ठीक, तो ध्यान रखना इसका कोरोजन नहीं होता है। इन केस ऑफ वेल्डिंग कॉम्प्लिकेटेड शेप कैन बी वेल्डेड, इसका मतलब यह हुआ कि जो वेल्डेड कनेक्शन है इसमें आप कॉम्प्लिकेटेड शेप मतलब किसी भी शेप का एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, किसी भी प्रकार का शेप होगा आप उसको आसानी से वेल्डिंग कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई बोल्ट कनेक्शन बनाना है तो ऐसे ही आना चाहिए ज्वाइंट, ठीक है, तो बोल्ट में तो ऐसा ही होना चाहिए, बोल्ट में अगर आपने ऐसे कर दिया हो सकता है मुश्किल हो जाए, हो सकता है आपने इंक्लाइन कर दिया तो हो सकता है मुश्किल हो, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड जो शेप है उसको लाना अगर आप जोड़ोगे बोल्ट कनेक्शन में वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वेल्ड कनेक्शन में आप उसको यूज करोगे तो वेल्ड कनेक्शन में आप किसी भी शेप का है आपको तो वेल्डिंग करना है, चाहे ऐसे आ जाए चाहे इस पॉइंट पे लगा दो, किसी भी तरीके से आप लगाओगे तो आप उसको कर ले जाओगे, क्योंकि आपको वेल्डिंग ही करना है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि उसके बीच में एंगल इंपॉर्टेंट है, कि फ्यूजन एंगल जो हम लोग करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कि फिलेट एंगल में क्या होता है, एंगल क्या होता है, थ्रोट थिकनेस क्या होती है, सबके बारे में अच्छे से डिस्कस होगा। लेकिन अभी हमें क्या है पूरी तरीके से पहले वेल्डिंग होता क्या है ये समझना चाहिए। तो इसलिए आप किसी भी शेप का जो है यूज करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड शेप का भी ये लोग यूज कर सकते हो वेल्डेड कनेक्शन में, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड शेप को अभी हम लोग यूज कर सकते हैं, कैन बी वेल्डेड एंड अल्टरेशन कैन बी इजिली डन एंड गुड अपीयरेंस। देखिए अल्टरेशन का मतलब ये होता है कि आप चेंज कर सकते हो, अल्टरेशन का मतलब यहाँ पे चेंज करना है, लेकिन बोल्ट वगैरह में चेंज करने में दिक्कत आती है, तो अल्टरेशन चाहे इस इधर लगा दो उधर लगा दो तो दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन। उसके बाद में बात कर रहे हैं एंड गुड अपीयरेंस। देखिए वेल्डेड कनेक्शन जो होता है वो गुड अपीयरेंस इसलिए होता है कि सपोज दैट कहीं पे ज्वाइंट है, अब आपके देखा कोई स्ट्रक्चर है, अगर मैं किसी स्ट्रक्चर में बहुत सारे रिविट बोल्ट दिखा दूंगा तो देखने में खराब लगता है, लेकिन उसी को हटा के अगर मैं वहां पे वेल्डिंग कर दूं, वेल्ड करने के बाद उसको अच्छे से पेंट कर दूं, पेंट करने के बाद आप देखोगे कि आपको लगेगा भी नहीं कि यहाँ पे एक ज्वाइंट था पहले से, ठीक है, तो इसलिए उसकी अपीयरेंस क्या हो जाती, अच्छी हो जाती, जो कि देखने में अच्छा लगता है, गुड अपीयरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है सजावटी, जो अच्छा देखने में लगे, दैट इज कॉल्ड गुड अपीयरेंस। अब बात करते हैं आल्सो डेड वेट ऑफ द वेल्डेड स्ट्रक्चर विल बी लेस देन द बोल्टेड रिवेटेड कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो वेल्डेड कनेक्शन होता है इसमें बहुत कम मटेरियल लगता है फिल करने के लिए, तो आप देखोगे कि सपोज दैट आपको ज्वाइंट बनाना था तो आप 5-6 बोल्ट लेके आए और उसको ज्वाइंट कर दिया इस तरीके से सपोज दैट के 5 बोल्ट थे आपने कहीं पे लगा दिया इस तरीके से, तो आप देखोगे कि जो वेल्डेड कनेक्शन होता है इसमें मटेरियल को फिल करना होता है तो वहां पे वेट भी कम हो जाता है, तो इसलिए दैट इज भी इंपॉर्टेंट कि जो है वेल्डेड कनेक्शन होता है इसका जो डेड वेट होता है कम होता है, डेड वेट इज वेरी लेस तो वेल्डेड कनेक्शन में, बट बोल्ट में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नो कवर प्लेट इज रिक्वायर्ड एंड लेस एक्सपेंसिव। अब आप बोल्ट और रिवेट कनेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या था, मैंने क्या पढ़ा था, जब डबल कवर बट ज्वाइंट पढ़ा था या सिंगल कवर बट ज्वाइंट पढ़ा था तो वहां पे हमने क्या देखा था कि एक कवर प्लेट जरूरत पड़ती है, एक ऊपर एक नीचे, तब डबल कवर बट ज्वाइंट बन जाता था। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे है क्या है, हमें कवर प्लेट की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे वेल्ड कनेक्शन में जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें वेल्डिंग कर रहे हो इसलिए कवर प्लेट की जरूरत नहीं है। बोल्ट में क्यों यूज करते थे, ताकि देखिए क्या होता था कि एक मेंबर ये है एक मेंबर ये है, उसके बाद में आपने क्या किया इसमें कवर प्लेट आप लगा देते थे, तो जब आप कवर प्लेट लगाते थे इस तरीके से आप लगाते थे कवर प्लेट, ऊपर के रेड कलर में मार्कर जो है ये कवर प्लेट है और नीचे जब ब्लू कलर में हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये भी एक कवर प्लेट है और ये मेन प्लेट हो जाती थी। तो आप देखोगे कि इसमें क्या है जो भी हमारा एक्शन क्लैंपिंग एक्शन होता है, जो क्लैंपिंग एक्शन था उसके लिए क्या है प्लेट कवर प्लेट का यूज करना पड़ता है। वैसे अगर आप यूज करोगे तो इसका जो
एरिया होता है कम हो जाता है जब आप होल या रिवेट होल बनाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो नेट एरिया है वो कम हो जाता है, इस वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है कम हो जाती है, इसलिए कवर प्लेट का क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हम लोग नो कवर प्लेट इज नेसेसरी, तो नो कवर प्लेट इज नेसेसरी रिक्वायर्ड एंड लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि मटेरियल की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि आपको कवर प्लेट लगाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो जब जरूरत ही नहीं है तो आपका पैसा बच जाएगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजिडिटी की बात करते हैं। द रिजिडिटी ऑफ वेल्डेड कनेक्शन विल बी हायर देन दैट ऑफ बोल्टेड कनेक्शन बियरिंग। देखिए रिजिडिटी का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ का मतलब फर्म, फर्म का मतलब वहां पे ये फिक्सिटी, फिक्स ज्वाइंट आप पढ़ते हो जैसे, और एक हिंज ज्वाइंट पढ़ते हो, ठीक है। तो फिक्स ज्वाइंट में क्या है कि कहीं पे मूवमेंट नहीं हो पाता ज्वाइंट का है, तो दैट इज कॉल्ड रिजिड ज्वाइंट। तो वेल्ड कनेक्शन में अगर हमने एक बार वेल्डिंग बना दिया, सपोज दैट कि आपने यहाँ पे वेल्ड कर दिया, जब वेल्ड आप करोगे तो इधर उधर ज्वाइंट मूव नहीं कर पाएगा, तो दैट इज कॉल्ड रिजिड ज्वाइंट। लेकिन बोल्ट में कनेक्शन में क्या था, अगर मान लो इंपैक्ट लोडिंग आया या वाइब्रेशन आया तो बोल्ट इधर उधर स्लाइड कर सकता था, तो दैट इज कॉल्ड हिंज ज्वाइंट या पिन ज्वाइंट हो जाता था। तो आप देखोगे कि जो इसकी रिजिडिटी है, सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, कैसे पूछ लेगा कि वेल्डेड कनेक्शन रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है, क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान देना है कि ये दिस इज द जो ज्वाइंट है, दिस इज द रिजिडिटी, इसकी जो वेल्डेड कनेक्शन होता है इसे रिजिड होता है। वेल्डेड कनेक्शन विल बी हायर देन दैट ऑफ बोल्टेड कनेक्शन बियरिंग बोल्ट। बियरिंग टाइप के जो बोल्ट होते हैं उनमें ये ज्यादा होता है, मतलब बियरिंग टाइप के जो बोल्ट होते हैं उसमें चांसेस होते हैं कि आपका वो आपका बियरिंग टाइप का जो बोल्ट होता है उससे कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बियरिंग का मतलब बियरिंग के थ्रू फोर्स को ट्रांसफर करना। अगला बात करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड कनेक्शन इज मोर देन दैट ऑफ बोल्टेड रिवेटेड कनेक्शन। इसकी इफिशियंसी भी ज्यादा होती है रिवेटेड जॉइंट की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए बोल्ट कनेक्शन में हम लोग क्या करते थे, रिवेट कनेक्शन में हम लोग कोई प्लेट होती थी। अब प्लेट आपकी जब सॉलिड रहती है तब उसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी रहती है, लेकिन जैसे उसमें आपने रिवेट होल कर दिया तब आप देखोगे कि उसका एरिया कम, रजिस्टिंग एरिया कम हो जाता है। जब रजिस्टिंग एरिया कम हो जाएगा तो आप देखोगे कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल या शियर में बात कर लें तो आप टेंसाइल में वहां पे देखा था कि नेट एरिया क्रैकिंग और आप ग्रास एरिया यील्डिंग पढ़ते थे, तो नेट एरिया उसका कम हो जाता है, तो उसकी जो टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी प्लेट की होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको वेल्ड करेंगे तो उसका जो प्लेट है वो सॉलिड बनी रहेगी, जब वो सॉलिड बनी रहेगी तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे ये किया था, दैट इज एडवांटेजेस। इसका मतलब है कि अगर आपको ये क्वेश्चंस अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं परीक्षा में वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इन पॉइंट्स के बारे में। एक बार अच्छे से समझ लो, इनको फोकस कर लो, बार बार रटने की जरूरत नहीं है। और जो सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो भी इनको ध्यान रखें, क्योंकि सेमेस्टर में चाहे बीटेक स्टूडेंट्स हो चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो, उन सबके सेमेस्टर्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में भी, ईएस के मेंस में भी इससे रिलेटेड पूछ लेता है कि एडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन एंड समथिंग, डिसएडवांटेज पूछ लेता है। क्लियर? तो दिस इज द ऑल अबाउट द एडवांटेजेस। नेक्स्ट टू द मूव ऑफ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो पहला ये हो सकता है रिक्वायरमेंट ऑफ द हायर स्किल्ड लेबर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल आदमी तो है, जैसे हम भी हैं, सपोज दैट कि कॉमन है, हमें कुछ नहीं आता मान लिया, तो हम भी बोल्ट और रिवेट में तो आराम से बोल्ट को ऐसे कस भी लेते हैं, निकाल भी लेते हैं, लेकिन वही वेल्डिंग की जब जरूरत पड़ती है तो आसान नहीं होता है। आप अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपने पहले से उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप उसको नहीं कर पाओगे, उसकी ट्रेनिंग आपने नहीं लिया होगा तो वेल्डिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब हम उसको वेल्ड करते हैं तो उसमें वही इंसान अच्छे से वेल्ड कर सकता है जिसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस रहती है। क्यों? क्योंकि जो चश्मा लगाना पड़ता है, जो भी ब्लैक चश्मा होता है, तो उससे भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो आगे आपको दिखना पड़ता है, धुंधला थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा या कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो आप ध्यान रखो कि जिसकी प्रैक्टिस होगी वही अच्छा कर सकता है। इसलिए इसका एक नाम दिया गया स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर का यहाँ पे मतलब है कि जिसकी ट्रेनिंग अच्छी हो, ट्रेनिंग बोल सकते हो इसको, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। ट्रेनिंग विल बी प्रॉपर, विल बी प्रॉपर, तो ट्रेनिंग विल बी प्रॉपर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो जनरल आदमी वेल्डिंग नहीं कर सकता, नहीं हर कोई वेल्डिंग ना कर लेता, लेकिन नेट और बोल्ट तो हर इंसान कस लेता है। घर में भी कोई प्रॉब्लम हो गई, चेयर का मान लिया बोल्ट कट गया, साइकिल का कुछ भी प्रॉब्लम होती तो अपने आप भी बना लेते कई लोग हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप कैसे कर पाते हो, ठीक। अब बात करते हैं इंस्पेक्शन इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। क्या है कि जो इंस्पेक्शंस का मतलब होता है कि उसकी कमियां निकालना। देखिए इंस्पेक्शन एक टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने जॉइंट बनाया, वेल्ड बनाया,
सब कुछ बनाया। जैसे आप एक रिविट की बात कर लो, बोल्ट की बात कर लो, वेल्ड की बात कर लो। रिविट के केस में आपको जो है उसका इंस्पेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों इसलिए डिफिकल्ट होता है? सपोज दैट मैं अगर बात करूं यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा, कि सपोज दैट कि यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसी डायग्राम से। सपोज दैट कि आपने मटेरियल को ऊपर से फिलअप किया, ठीक है, जो भी वेल्ड का मटेरियल था आपने मोल्टेड स्लैग मटेरियल यहाँ पे फिलअप किया, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, तो आप देखोगे कि ऊपर से तो भरा दिखाई पड़ता है, लेकिन नीचे कहां तक गया ये जानना मुश्किल होता है, थोड़ा सा इंस्पेक्शन करना मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि मटेरियल पूरी तरीके से फिलअप ना हुआ हो। जब मटेरियल पूरी तरीके से फिलअप नहीं होगा तो आप देखोगे, सपोज दैट कि आपने कोई भी मटेरियल यहाँ पे दिया, सपोज दैट दिस द मटेरियल, अगर आपने फिल किया और हो सकता है वो यहीं तक आया, यहां तक नहीं गया, तो आप देखोगे कि इस पे जब लोड आएगा, सपोज दैट कि इस पे एक लोड हमने लगा दिया, पी लोड लगा दिया और इधर भी पी लोड लगा दिया, तो आप क्या देखोगे कि यहां पे वो वीक हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि इस मटेरियल में अगर उसकी कंप्लीट फिल है या पार्शियली फिल है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द डिसएडवांटेजेस। इंस्पेक्शन इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। तो मैंने बात किया डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव इन द सेंस आपको बहुत टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, हो सकता है पल्स वेलोसिटी से आपको यूज करना पड़ा, अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी जैसे आपने पढ़ा था, जैसे आपने पढ़ते हो क्या कहते हैं उसमें कंक्रीट की टेस्टिंग होती है, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक का। तो वहां पे टेस्टिंग अगर आप करोगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगी, पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है, उससे आपको पता करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा गया एक्सपेंसिव, ठीक है। हो सकता है लेबर कास्ट ज्यादा लग जाए, टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करना पड़ जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंस्पेक्शन इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिलेट वेल्ड इज प्रोन टू फटीग फेल्योर। अब मैंने अभी तक बात जो की, देखिए एक तो मैं बात करूंगा बट वेल्ड की और दूसरी मैं बात करूंगा कि आपका फिलेट वेल्ड की, ठीक है। कितने टाइप का होता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में बट वेल्ड भी आया हुआ है और आपका फिलेट वेल्ड भी आया हुआ है, ठीक है। तो दोनों को सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, फिलेट वेल्ड इज प्रोन टू फटीग फेल्योर। अब मैं एक बात थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बट वेल्ड और आपका फिलेट वेल्ड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई दो ऑब्जेक्ट, हो सकता है दो प्लेटें हों या दो मेंबर हों, कुछ भी हो सकता है, अगर उनको आप सपोज दैट ज्वाइन करना है, आपको एंड टू एंड आपने ज्वाइन किया, तो इससे ज्यादातर हम लोग पढ़ते थे बट ज्वाइंट पढ़ते थे। अब इन्हीं को आपस में अगर हम मटेरियल के थ्रू फिलअप कर दें, जो ये गैप आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो गैप आप देख रहे हो, इसको किसी मटेरियल से फिलअप कर दिया जाए, सपोज दैट कि मैं इसको इस तरीके से फिलअप कर रहा हूं, ठीक। वो डिपेंड करता है कि आपने वी ग्रुप किया है या डबल है या सिंगल है, कुछ भी हो सकता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बट वेल्ड की बात कर रहे हैं, तो इसमें इस तरीके से, तो आप इसमें देखोगे कि टेंसाइल फेल्योर में इसके जो फेल्योर होता है, सपोज दैट इसमें आपने इस पे पी लोड इधर लगा दिया, पी लोड आपने इधर लगा दिया, तो आप देखोगे इसका टेंसाइल फेल्योर बहुत ज्यादा रहता है, इसका शियर फेल्योर कम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बट वेल्ड होता है उसका आपका ज्यादातर जो फेल्योर होता है वो टेंसाइल होता है, शियर में वो कम फेल करता है। लेकिन जो फिलेट वेल्ड होता है, फिलेट वेल्ड कब होता है, बट वेल्ड के बारे में भी बताते हैं और फिलेट वेल्ड के बारे में डीप में बताते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट बट वेल्ड में सेम प्लेन में रहेंगे, सेम प्लेन में इंक्लाइंड रहेंगे, प्लेन का मतलब होता है कि इनका जो प्लेन है 2D डायमेंशन है वो सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन का मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेम प्लेन। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं परपेंडिकुलर कर दूं तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। देखिए इसका प्लेन जो है, रेड वाले मार्कर का जो प्लेन है वो आपका मान लेते हैं कि ये वाला प्लेन है, ठीक है। और लेकिन ये वाला जो प्लेन अगर आप देखोगे तो ये वाला ब्लू मार्कर का प्लेन हो जाएगा, तो आप देखोगे कि ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट आउट ऑफ प्लेन हो जाए, फिर उसको किस वेल्ड से सहायता से जब जोड़ा जाता है, साइड से, इधर से, उधर से, तो उसे बोलते हैं फिलेट वेल्ड। तो टेक्निकली एग्जाम में पूछ लेगा कि जब इन प्लेन ऑब्जेक्ट होते हैं तब दैट इज अ बट वेल्ड यूज करते हैं, जब आउट ऑफ प्लेन ऑब्जेक्ट होते हैं तब हमें कौन सा वेल्ड यूज करते हैं, फिलेट वेल्ड यूज करते हैं। तो दैट इज अ टेक्निकल डिफिनेशन और आपके एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। अभी हम बात करेंगे, परेशान नहीं होना है, बस धीरे धीरे सीखना है, चीजों को लिंक करा के पढ़ना है, ठीक है। अब फिलेट वेल्ड इज प्रोन टू फटीग फेल्योर। अब पहले तो यही जान लो कि फटीग होता क्या है, फटीग का मतलब क्या होता है। फटीग नथिंग बट, अगर आप देखोगे कि इस पे बार बार किसी चीज पे अगर आप लोड लगाते हो, सपोज दैट कि जैसे आपने प्रैक्टिकली, मैं अगर बताऊं प्रैक्टिकली अगर बात देखो, साइकिल में भी देख सकते हो या फैन को भी देख सकते हो जो बराबर चलता रहता है, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा। उसके अलावा आपने नल का डंडा भी देखा होगा, जो नल रहता है, नल में जो आपने बोल्ट लगा रखा होता है, नल को जब बार बार इस
इस तरीके से चलाते हैं तो यहाँ पे जो भी रिवेट्स या बोल्ट आप लगा रखते होते हो तो आप देखते हो कि फटीग की वजह से वो टूट जाता है, कट जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फटीग। फटीग का मतलब ये होता है कि उसको अगर हम बार बार टेंशन कंप्रेशन करते हैं तो उसे फटीग बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज को हमको तोड़ना होता है तो हम लोग ऐसे ऐसे मरोड़ देते हैं तो एक बार क्या होता है, एक जोन में कंप्रेशन टेंशन जाता है, तो अगर उसको बार बार रिपीट करते हैं एक ही लोडिंग को तो दैट इज अ कॉल्ड फटीग। प्रैक्टिकली और भी देखना चाहो तो ऐसे, सपोज दैट कि आपको 5 मंजिल ऊपर चढ़ना है, 5 मंजिल नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर उतरना है, बार बार दिन में आपको 20 बार करना है, तो आप देखते हो आपको फटीग आ जाता है, आप थक जाते हो। ऐसा मटेरियल के साथ भी होता है कि जब बार बार उसको हम लोडिंग करते हैं, बार बार उसी लोडिंग पे ले जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, फटीग होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आपका फिलेट वेल्ड रहता है उसमें फटीग के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है कि जो फटीग मतलब जो हमारा वेल्डिंग होता है इसमें फटीग फेल्योर के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो बार बार अगर सपोज दैट आपने वेल्ड बना रखा है और बार बार वाइब्रेशन कोई ऐसे ऐसे आ रहा है किसी जॉइंट पे तो आप देखोगे कि उसका फेल्योर हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, फिलेट वेल्ड की बात कर रहा हूं और बट वेल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। बट वेल्ड में ऐसा नहीं होता, फटीग के फेल्योर ज्यादा नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा किसमें होता है, फिलेट में होता है। फिलेट में क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को जोड़ना होता है तो इसकी कमजोरी आ जाती है, लेकिन कोई मटेरियल ऐसे जुड़ा होता है तो उसको खतरा कम रहता है। तो इस तरीके से हमने बात किया डिसएडवांटेज की। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर वेरियस टाइप ऑफ वेल्ड्स की अगर मैं बात करूं तो वेरियस टाइप्स में हमको जो पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले अगर यहां पे ध्यान दें तो बट वेल्ड इज द, बट वेल्ड को दूसरा नाम पढ़ते हैं हम लोग ग्रूव वेल्ड भी बोलते हैं। ग्रूव इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो इसमें ग्रूविंग करनी पड़ती है, चाहे वो वी ग्रूव हो या आपका यू ग्रूव हो या जे हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा शेप रहता है। डबल वी ग्रूव होगा, अभी सबके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं फिलेट वेल्ड होता है, फिलेट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि प्लग वेल्ड क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे स्लॉट वेल्ड क्या होता है, स्लॉट क्यों देना पड़ता है। ज्यादातर कोशिश की जाती है कि स्लॉट वेल्ड ना करना पड़े, क्योंकि देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता है स्लॉट वेल्ड को देना, इसलिए कोशिश ये की जाती है। ज्यादातर जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं 1 और 2, फिलेट एंड बट वेल्ड, और उससे सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो फिलेट वेल्ड यूज किया जाता है। तो हम इसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम अगर बात करें तो यहां पे अगर बात करें तो पहला आता है बट वेल्ड। बट वेल्ड क्या होता है, जब कोई दो ऑब्जेक्ट सेम प्लेन में इंक्लाइंड होते हैं, अलाइंड होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं बट वेल्ड। जैसे ये वाला प्लेन है, अगर आप देखोगे इसका प्लेन और इसका प्लेन, दोनों का प्लेन क्या है, समान है, तो दैट इज कॉल्ड सेम प्लेन। तो आप देख पाओगे बट वेल्ड इज यूज्ड टू कनेक्ट स्ट्रक्चरल मेंबर्स दैट आर अलाइंड इन सेम प्लेन। तो दैट इज अलाइंड इन सेम प्लेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन लास्ट में लिखी गई है, सेम प्लेन। तो जिसको आपको दिमाग में रखना है कि एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, सेम प्लेन है कि आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि एसेंट्रिसिटी के बारे में जब डिस्कस किया था चैप्टर में, तो आउट ऑफ प्लेन और इन प्लेन के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। इन प्लेन का मतलब सपोज दैट, जैसे ये आप देखोगे, इन प्लेन का मतलब है कि बोर्ड के अलोंग की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इन प्लेन, और मैं इसी के परपेंडिकुलर आ जाऊं, अगर मेरा हाथ इस तरीके से आ जाता है तो आप देखोगे आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। तो इन बातों के बारे में मैंने कई बार आपको बताया कि इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन आप समझ लीजिए। जैसे कोई हवा इसके अलोंग चलेगी तो इसे इन प्लेन बोलोगे, लेकिन इसके परपेंडिकुलर कोई विंड आएगी तो इसे बोलोगे आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन विंड चलने से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं गिरता। जैसे आपने घरों में देखा होगा जो टीन विंड पड़ी रहती है, वो इन प्लेन हवा चले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आउट ऑफ प्लेन हवा चलती है तभी जाके टीन उड़ जाती है। तो इसलिए आउट ऑफ प्लेन में वहां पे खतरा ज्यादा रहता है। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग कर पाते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है इसके बारे में कि बट वेल्ड में कितने टाइप का शेप हो सकता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बट वेल्ड के बारे में, यहां पे कुछ करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। बट वेल्ड के बारे में दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बट वेल्ड के बारे में, थोड़ा सा बट वेल्ड के बाद, क्योंकि यहाँ पे देखिए एग्जाम में मैंने देखा कई एग्जाम जो है जेई के हैं उसमें बट वेल्ड के बारे में पूछा है, तो उसके हम बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके डिस्कशन के बारे में। बट वेल्ड, देखिए वेल्डिंग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है कि कितने टाइप का हो सकता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा है।
क्योंकि देखिए कई बार क्या होगा कि एग्जाम में आपको नाम ही दे देगा, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो फिर नहीं पता है, और पता है तो फिर पता है। बस दोनों में यही डिफरेंस होता है कि नहीं पढ़ा तो टफ हो जाता है, और पढ़ लिया देख लिया एक बार तो हमें वो चीजें आसान लग जाती हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। टाइप ऑफ बट वेल्ड हमको पढ़ना है। फिलेट में भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि चीजें वहां पे क्लियर करेंगे, तो इसलिए आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके जो भी कोडल प्रोविजन रहेंगे उनको हम भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं जिनको हम तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा एग्जाम्स में इसके बारे में भी डिस्कस किया कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस वेल्ड, तो वो इंपॉर्टेंट आपके लिए थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो हमको उसको पढ़ना जरूरी हो जाता है, तो उसको देखते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आप स्टील का जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको जरूर देखें, क्योंकि देखिए हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। अगर आप इधर उधर करके पढ़ेंगे तब भी नहीं समझ में आएगा, तो कोशिश करिए कि जो पुराने लेक्चर थे उनको रिवाइज करिए। क्योंकि देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लेक्चर नंबर जो 3 और 4 थे उनकी बातें अब रिवाइज होने वाली हैं। उनके जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था, तो आप देखोगे कि वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला जो टॉपिक था उसमें हम लोग जो है डिस्कस किए थे कि गामा कितना फैक्टर लेते हैं, वो सब चीजें अब यूज होने वाली हैं। इसलिए क्या है कि अगर आप उसको रिवाइज करोगे तो ये सब टॉपिक आपके बहुत ही आसानी से पढ़ ले जाओगे। क्लियर? तो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप के जो शेप हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है स्क्वायर बट वेल्ड, दैट इज स्क्वायर बट वेल्ड। इसका जो शेप है कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। सपोज दैट अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको जोड़ना है कुछ इस तरीके से, और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आप लेकर के आए और इस तरीके से आपने इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप जोड़ोगे तो इसको बोल पाओगे दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। दो मेंबर ऐसे हैं जिनका शेप स्क्वायर जैसा रहता है, ऐसे मेंबर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप देख पाओगे, तो ऐसे मेंबर को बोल पाते हैं दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो मेंबर आकर के इनका जो एज है जैसे आपको दिखाई पड़ेगा कि ये स्क्वायर जैसा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिंगल वी, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मत समझिएगा कि ये बेकार में लिख रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। सिंगल जो है सिंगल वी बट वेल्ड, इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपने क्या करना है कि जो शेप बनाना है, ठीक है, उसमें आपको दैट इज अ शेप कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक, फिर इधर भी इस तरीके से आपको बनाना है, दिस इज द शेप। सिंगल वी बन गया तो इसको हमने शेप को इस तरीके से यहां पे बना दिया। ठीक है, तो इसे बोलेंगे सिंगल वी। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें तो दैट इज अ थर्ड डबल, दैट इज नेक्स्ट इज डबल वी। डबल वी बट वेल्ड, डबल वी में अगर आप बनाओगे तो इस तरीके से शेप आएगा, दिस इज द डबल वी। आप देखोगे कुछ इस तरीके से शेप आपका आएगा। ठीक है, तो इधर भी आप ऐसा बनाओगे तो डबल वी बन गया, तो हमने क्या किया इसको डबल वी बना दिया। ठीक है, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि कितने टाइप का होता है, कम से कम नाम नहीं पता होगा तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि एग्जाम में इसने नाम भी पूछ रखे हैं, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे डबल वी इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे दो टाइप का वी बनना है, एक ये वी बनना है, आप एक वी ये देखोगे और एक वी ये देखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें बनती हैं। क्लियर? आप चाहे ऐसे देख लीजिए, चाहे ऐसे देख लीजिए, चाहे ऐसे देख लीजिए, चाहे ऐसे। तो आप देखो यहाँ पे सिंगल वी था इसलिए मैंने इसको सिंगल वी बोला, यहाँ पे डबल बनना है इसलिए मैंने इसको डबल बोला। फिर मैं बात करूं सिंगल, दैट इज सिंगल बी वेल, इसको बी वेल बोलते हैं। सिंगल बी वेल में क्या होता है कि एक जो रहता है वो स्क्वायर जैसा एज रहता है, इस तरीके से अगर आप देखोगे, और दूसरा जो रहता है थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है, मेंबर है, इस तरीके से इसको बोल पाते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल बी वेल। बी वेल का मतलब इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे वेल का मतलब हो जाता है वी शेप, लेकिन इसका एक पार्ट वी का आएगा, जैसे सिंगल पार्ट आएगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं सिंगल बी वेल। अब उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो है डबल बी वेल, दैट इज डबल
कल को वो एग्जाम में डायग्राम बना के पूछ सकता है कि भैया बताइए इसमें से 4 नाम दिए दे देगा, ये बना दिया, फिर ऑप्शन देगा सिंगल बी वेल, डबल बी वेल, सिंगल बट, इस तरीके से ऑप्शन दे तो आप पहचान सको। तो डबल जो है बी वेल अगर मैं बात करूं तो इसका कुछ शेप इस तरीके से आएगा, ये तो आपका ये ज्वाइंट हो गया, तो ये तो स्क्वायर बना दिया आपने, और उसके बाद में ये जो बनाओगे दिस इज द दिस शेप, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डबल बी वेल, क्योंकि देखिए एक ये आया और एक ये आया, इसलिए इसको बोल पा रहे हैं डबल बी वेल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 6 नंबर, दिस इज द सिंगल यू, सिंगल यू, सिंगल यू, तो इसका जो शेप रहता है कुछ इस तरीके से रहता है, दैट इज इस तरीके से अगर आप देखोगे, दिस इज द सिंगल वी, सिंगल दिस, इस तरीके से अगर आप यू जैसा शेप बनता है, इसलिए इसको बोल पाते हैं हम लोग यू शेप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपका है डबल यू, दैट इज नेक्स्ट जो है दिस इज द 7th डबल यू शेप। डबल यू शेप में अगर आप देखोगे तो कुछ इसका शेप जो रहता है इस तरीके से, दिस इज द शेप, इस तरीके से इसका शेप रहता है, ठीक है, यू जैसा शेप रहेगा, लेकिन डबल रहेगा तो डबल के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। दिस इज द डबल शेप, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर? तो आप देखोगे कि इसका डबल यू बन गया, क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहां पे भी एक यू बनना है इस तरीके से नीचे, और एक यू ऊपर बनना है, तो इसका दैट इज कॉल्ड डबल यू। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं सिंगल जे, दैट इज नेक्स्ट है 8 नंबर, सिंगल जे शेप। सिंगल जे शेप में अगर आप देखोगे तो ये है स्क्वायर एज आपका रहेगा, दिस इज द स्क्वायर एज। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से शेप, डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है, क्योंकि देखिए हर किसी का यूज अलग अलग जगह पे होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। रटने की जरूरत नहीं, बस डायग्राम देख के पहचानना है, और आपको कितने टाइप के होते हैं बस इतना समझना जरूरी है। नेक्स्ट मैं बात करूं 9th की, उसके बाद में डबल जे, डबल जे शेप। उसमें क्या है, डबल जे शेप में एक जो शेप रहेगा वो तो स्क्वायर ही रहेगा, तो मैंने स्क्वायर ही बना दिया। उसके बाद में जो बात की गई है कुछ इस तरीके से शेप आया है, ठीक है, इस तरीके से ये, दिस इज द कॉल्ड डबल जे। तो इस तरीके से जो थे वो शेप के बारे में मैंने डिस्कस किया। कुछ नहीं है, जैसा आप अंग्रेजी वर्णमाला में नंबर सीखते हो, नेम सीखते हो, सेम कहानी वहां पे। देखिए स्क्वायर बट वेल्ड था, क्योंकि दोनों एजेस जो हैं वो स्क्वायर जैसे थे, उनको ज्वाइन करना है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। उसके बाद में सिंगल वी बट वेल्ड है, तो आप देखोगे कि इसका जो शेप है यहाँ पे वी जैसा बनना है, इसे दैट इज कॉल्ड वी। उसके बाद में डबल वी है, तो आप देखोगे कि वी ये बन जाएगा, एक वी इधर नीचे बन जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड डबल वी। उसके बाद सिंगल वी वेल है, इसका मतलब यह कि मैंने सिंगल वी जैसा एक पार्ट बना दिया जो कि वी का एक सिरा रहेगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल वी वेल। उसके बाद डबल वी वेल रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 बार बना देंगे, दैट इज वी। तो एक पार्ट ऊपर का हो गया, एक पार्ट नीचे का। फिर यू शेप है, तो मैंने क्या किया, यू शेप का बना दिया। फिर डबल यू शेप रहेगा, तो एक शेप आप देखोगे कि ऊपर की तरफ है और एक शेप नीचे की तरफ है। नेक्स्ट मैं बात करूं सिंगल जे। जे अगर आप देखोगे तो कुछ जे ऐसे ही तो बनता है, जे ऐसे ही बनता है, तो उसी का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड जे। उसके बाद में बात करते हैं डबल जे, तो इस तरीके से आप डबल जे के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसका क्या क्या मतलब होता है। मटेरियल को जब फिल करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो फ्रेंड्स खास बात यह है कि अगर आप देखोगे सपोज दैट कि ये सिंगल वी है, कैसा है, सिंगल वी जैसा हम मान लेते हैं, और सिंगल वी में अगर आप देखोगे कि जो मटेरियल फेस किया जाता है तो इसे बोलते हैं फेस ऑफ रेनफोर्समेंट बोलते हैं। जो सामने से ऊपर से देखोगे दैट इज कॉल्ड फेस ऑफ रेनफोर्समेंट। उसके बाद जो ये एंडिंग होता है ये टो ऑफ वेल्ड होता है, यहां पे भी टो ऑफ वेल्ड होता है, क्लियर, तो इसको बोलते हैं टो ऑफ वेल्ड। उसके बाद ये होता है रूट ओपनिंग होता है। रूट का मतलब है जहां से चीजें स्टार्ट होती हैं, तो आप बोल पाओगे इसको रूट ओपनिंग। तो जहां से चीजें मतलब ओपनिंग स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड रूट ओपनिंग। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स ये रूट रेनफोर्समेंट होता है, जो कि यहाँ का सिरा आपका होता है, दैट इज कॉल्ड रूट रेनफोर्समेंट, मूलभूत जिसको बोलते हैं। उसके बाद में ये जो डायमेंशन आपको दिखाई पड़ रही है यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज कॉल्ड वेल्ड साइज,
या लेग ऑफ वेल्ड या थ्रोट थिकनेस। अभी देखिए थ्रोट थिकनेस की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर नहीं की है, क्योंकि थ्रोट थिकनेस के बारे में अलग अलग डेफिनेशन बनेगी कहां पे, अगर आप उसको फिलेट वेल्ड में पढ़ोगे तो अलग रहेगी, लेकिन यहां पे जो है वो थ्रोट बट के केस में जो थ्रोट थिकनेस होगी वो आपकी ये वाली थिकनेस हो जाएगी जिसमें आपने मटेरियल को फिलअप किया है। तो इस तरीके से आप देख पाओगे मटेरियल को हमने फिलअप किया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट हैं जो बातें हैं उनको मैं लिख देता हूं, दैट इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किस वेल्ड के लिए किस साइज तक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट है, पहला ये है कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं दैट इज स्क्वायर, इंपॉर्टेंट ये है जो स्क्वायर बट वेल्ड है, स्क्वायर बट वेल्ड है, इसको मैं रफ करता हूं यहां पे ताकि आपको चीजें क्लियर हो सकें कि स्क्वायर कहां, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव बन सकता है ये है कि स्क्वायर के केस में कितनी थिकनेस का प्लेट आप यूज करते हो ताकि हम उसको यूज कर सके। देखिए जितने भी क्राइटेरिया दिए गए हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि आप इस शेप का यूज करिए, इस शेप का यूज करिए। अगर ना होता तो हम लोग एक ही शेप का वेल्ड यूज करते, एक ही शेप का, क्योंकि भाई ये हम क्यों बना रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी कि इतने नाम आपको दिए गए। इसके पीछे रीजन है कि मेंबर कितनी थिकनेस का है, मेंबर ज्यादा थिकनेस का है तो हो सकता है डबल यूज करना पड़े, मेंबर कम थिकनेस का है तो हो सकता है सिंगल यूज करना पड़े, तो डिपेंड करता है कि मेंबर की थिकनेस कितनी है। तो स्क्वायर जो बट वेल्ड रहता है इज प्रोवाइडेड फॉर सेक्शन less than 8 mm थिक, 8 mm थिक। उसके बाद में दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं जो सिंगल U, V, J ये जो यूज किए जाते हैं फॉर 12 mm टू 40 mm, 12 से 40 mm तक यूज किए जाते हैं थिक प्लेट। अगर आप दो प्लेटें ऐसे लेके आ गए जिनकी थिकनेस 12 से 40 के बीच लाई करती होगी तो आप कोशिश करोगे कि U, V और J शेप का जो आपका शेप है वो आपको वेल्ड करना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि अगर मान लिया यही चीज आपकी डबल हो जाती है, अगर मैं बात कर लूं डबल, दैट इज डबल U, V, J फॉर प्लेट थिकनेस, देखिए रटना नहीं, समझा देता हूं इनके बारे में। प्लेट थिकनेस ग्रेटर देन 40 mm, 40 mm से ज्यादा हो तब के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स थिकनेस जब मेंबर की ज्यादा होगी तो आपको जाहिर सी बात है उसका जो मतलब फिलर मटेरियल है वो ज्यादा होना चाहिए। क्यों, देखिए डबल का यूज क्यों करोगे, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जब ये मान ले थिकनेस बढ़ती जाएगी, अगर आपने कम मान ले मटेरियल फिलअप किया या कम शेप आपने सिंगल बना दिया तो आप देखोगे कि इधर से मटेरियल कमजोर हो जाएगा आपका मेंबर। इसलिए क्या करना पड़ता है कि दोनों इधर से भी भर दो मटेरियल को, इधर से भी भर दीजिए। वो डिपेंड करता है कि आपने थिकनेस कैसी है मेंबर की, उस पर डिपेंड करता है। तो थिकनेस जितनी बढ़ती जाएगी आपको दिक्कत उसी हिसाब से करना पड़ेगा कि डबल करना या सिंगल। तो जब थिकनेस ज्यादा 40 से हो जाए तब क्या करना है, डबल आपको लेना है, डबल U, V एंड Z। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक खास पॉइंट है नोट करके मैं लिखता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट है कि जो बट वेल्ड इज मोर सुटेबल, बट वेल्ड इज मोर सुटेबल, बट वेल्ड इज मोर सुटेबल फॉर alternating stresses, but weld is more suitable for alternating stresses provided complete penetration is ensured, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझ लेते हैं। बट वेल्ड इज मोर सुटेबल फॉर अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस। अल्टरनेटिंग का मतलब है कभी टेंशन आएगा, कभी कंप्रेशन आएगा, उस केस में जो आपका बट वेल्ड है वो अच्छा रहता है। अल्टरनेटिंग का मतलब ही होता है। और प्रोवाइडेड कंप्लीट पेनिट्रेशन इज इंश्योर्ड, मतलब कि कंप्लीट पेनिट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने पार्शली पेनिट्रेशन कर दिया तब बट वेल्ड अच्छा नहीं काम कर पाएगा इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस।
ठीक है, मतलब कि ये कि उसका जो मटेरियल फिलअप होना चाहिए, तो आप देखोगे कि जो मटेरियल है वो आप देखोगे पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, फिलअप होना चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है कि कंप्लीट आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट जो है उसके बारे में बात करता हूं। नेक्स्ट डिस्कशन हमारा है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस हैं जिसके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसकी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ थिकनेस के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा टॉपिक जो है इससे रिलेट कर पाओगे आप। कोशिश करो कि चीजों को लिंक कराने की कोशिश करो। जैसे आप इसमें देखो, अभी हम स्ट्रेंथ के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज होगा, तो मैं उसको बहुत ही इजीली आपको समझा दूंगा ताकि आपको कोई फार्मूला रटना ना पड़े और बहुत ही आसानी से हम लोग उसको कर सकें। ठीक है, और मैंने ये देखा था कि जो क्वेश्चंस हैं वेल्डेड कनेक्शन से अक्सर कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके कोडल प्रोविजन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोडल प्रोविजन है वो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इसका वेल्ड का साइज क्या होना चाहिए, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होती है, उनके बीच में एंगल क्या होता है, उन सबके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अभी हमने स्टील के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं पीछे, जो भी हमारा लेक्चर बना था क्या कहते हैं आपके एसेंट्रिक कनेक्शन पे, तो आपने देखा होगा कि मेंस के भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वहां पे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया है। तो आप ध्यान रखिए, आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी क्वेश्चन हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग टॉपिक को फुल्ली कंप्लीट करेंगे, कहीं पे भी कोई चीज मिस नहीं करेंगे कि आपको कहीं दिक्कत आए। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके लिए जो कोड होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फॉर मेटल आर्क वेल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, मान लिया ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपको ध्यान देना है। फॉर मेटल आर्क वेल्डिंग IS 816। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि कौन सा कोड होता है, उसके बारे में आपको ध्यान देना कि जो मेटल से आर्क मतलब हम फिलअप करते हैं तो वहां पे जो कोड होता है 816। ठीक है, तो इस चीज से आपको ध्यान देना है। फिर अगला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड स्ट्रेंथ। अब इसमें थिकनेस का थोड़ा ध्यान देना है। कंप्लीट दैट इज कंप्लीट पेनिट्रेशन, कंप्लीट पेनिट्रेशन। ठीक है, बट वेल्ड, अगर बट वेल्ड है और उसमें कंप्लीट आपका पेनिट्रेशन के बारे में डिस्कस किया है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन इज टेकन, strength of connection is taken, strength of connection is taken equal to that of the strength of parent plate। पैरेंट का मतलब है जो प्लेट आप लेके आए थे जिसको जोड़ रहे थे, मेन प्लेट, पैरेंट प्लेट ब्रैकेट में थिनर प्लेट फॉर डिफरेंट थिकनेस ऑफ प्लेट, फॉर डिफरेंट थिकनेस ऑफ प्लेट। देखिए, अगर मान लो 2 प्लेटें हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको थिनर प्लेट लेना पड़ेगा। मान लिया एक की थिकनेस 5 mm है, एक की मान लिया 6 mm है, तो आपको 5 mm वाली डिसाइड करेगी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात हो रही है जब वो कंप्लीट पेनिट्रेशन हो, मतलब कि ये कि सपोज दैट कि आपने जो भी कनेक्शन बनाया, सपोज दैट दिस द कनेक्शन, तो अगर आप इसको फिल पूरी तरीके से कर रहे हो, इधर भी आपने बना के फिलअप किया, तो आप इसको भी पूरी तरीके से फिलअप करिए, इधर भी फिलअप करिए, फिर जाके जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो स्ट्रेंथ उसके बराबर होगी जो कि आपकी जो प्लेट है, पैरेंट प्लेट है, उसके बराबर होगी, पैरेंट प्लेट के बराबर होगी। ये स्टेटमेंट कहना चाहता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, सपोज दैट कि इसमें मान लिया कुछ देर के लिए जो थिकनेस है अलग अलग है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट कि दिस इज द थिकनेस, दिस इज द थिकनेस, सपोज दैट दिस इज द थिकनेस, मान लेते हैं इसकी थिकनेस सपोज दैट दिस इज द T2, और जो दूसरी प्लेट है जिसको आपने बेट वेल्ड के थ्रू जोड़ रखा है, सपोज दैट ये प्लेट है,
ठीक है। तो अगर आपने इसको जोड़ रखा है बट वेल्ड के थ्रू, सपोज दैट दिस द थिकनेस इज T1, सपोज दैट दिस इज द थिकनेस इज T1, तो अगर आप इसको T1 मानते हो तो आप देखोगे इसकी जो T आएगी थिकनेस, तो मिनिमम ऑफ दैट इज T1 एंड T2, ठीक है। दिस इज द T1 कॉमा दिस इज द T2। तो इसमें से जो कम थिकनेस होगी वही गवर्निंग क्राइटेरिया होगा फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, क्योंकि जो थिकनेस कम होगी वही मेंबर पहले फेल करता है, और जो मेंबर पहले फेल करता है वही किसी भी ज्वाइंट का स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। उसके बाद में बात करते हैं फॉर नेक्स्ट, फॉर इनकम्प्लीट, दैट इज इंपॉर्टेंट है, फॉर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। देखिए क्या होता है, कई बार इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है, जैसे अभी हमने बात किया इनकम्प्लीट की। अगर मैं बात कर लूं तो इनकम्प्लीट के केस में अगर आप देखोगे, अगर मान ले फुल्ली नहीं है तो आप सिंगल बना दीजिए इसमें, दिस इज द सिंगल भी आपने बना दिया, दिस इज द इनकम्प्लीट, सपोज दैट दिस इज दिस। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके से आपने बनाया, कंप्लीट आपने फिल नहीं किया, तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट फिल। तो इसमें अगर आप देखोगे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, दैट इज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज दैट इज मिनिमम ऑफ दैट इज थिकनेस ऑफ वेल्ड कनेक्शन, वेल्ड कॉमन टू थिकनेस ऑफ वेल्ड, कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन टू पार्ट बीइंग जॉइंट, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इस केस में जब इनकम्प्लीट आपका रहेगा तो उस केस में आपको ध्यान देना जरूरी है कि उसमें, इस केस में हमको क्या लेना पड़ेगा, थ्रोट थिकनेस लेना पड़ता है। कौन सा? थ्रोट थिकनेस, ठीक है। तो थ्रोट थिकनेस का मतलब है कि इस केस में आपने क्या किया, कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं किया, अधूरा है। तो अधूरे के केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पे इनकम्प्लीट के केस में आपको थ्रोट थिकनेस को कंसिडर करना पड़ेगा। अब वो कुछ वैल्यूज हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज दैट कि आपका कोई भी ज्वाइंट है, सपोज दैट कि आपने ये ज्वाइंट बनाया, सपोज दैट दिस इज द ज्वाइंट, और इसको आपने ज्वाइन किया, उसके बाद में इस प्लेट को आपने और ला करके ज्वाइन किया, ठीक है। तो आप देखोगे सपोज दैट कि यहां से मटेरियल को आपने फिल कर दिया और मटेरियल सिर्फ यहीं तक फिल था, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहां पे अगर आप देखोगे सपोज दैट दिस इज द T1 थिकनेस है, और ये सपोज दैट कि यहां तक अगर आप देखोगे सपोज दैट T2 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दो मेंबर है जिसके अंदर आपने एक साइड में जो फिलअप किया वो T1 किया और दूसरे साइड में जो फिलअप किया वो T2 किया। तो यहां पे आपको जो मिनिमम लेना है दैट इज मिनिमम ऑफ T1 एंड T2, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस स्टेटमेंट को यहां पे यही लिख रहा हूं, द थिकनेस ऑफ वेल्ड कॉमन टू पार्ट बीइंग जॉइंट। जो कॉमन पार्ट होगा, कॉमन पार्ट का मतलब इन द सेंस है, आप देखोगे ये पार्ट यहां तक और इसका ये वाला पार्ट, इसमें ये दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉमन पार्ट इसमें देखोगे तो थिकनेस जो आपकी T2 होगी दिस द कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे इसमें जो कॉमन होगा दैट इज T2 होगा। तो ये मतलब स्टेटमेंट का था, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि वो कंप्लीट पेनिट्रेशन की बात कर रहा है या इनकम्प्लीट के बारे में बात कर रहा है। तो जब इनकम्प्लीट का केस होगा तो उसमें क्या लोगे, जो भी हमारा थ्रोट थिकनेस होगा वो मिनिमम ऑफ थिकनेस ऑफ वेल्ड कॉमन टू पार्ट बीइंग ज्वाइन। जो पार्ट ज्वाइन किया गया है, जो पार्ट यहां पे ज्वाइन किया गया है, उसमें से हमको क्या लेना है, मिनिमम लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा यहां पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं इसी की, यहां पे मैं लिखता हूं दैट इज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन मिलेगा। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू 7/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर।
जो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर होगा उसको आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि यहां से जो मिनिमम T1 एंड T2 निकल के आएगा, जब थ्रोट थिकनेस की बात करोगे तो इसमें से T1 और T2 में से जो कम होगा, जिसको आप यहां पे पुटअप करोगे तो उससे आपकी थ्रोट थिकनेस निकल जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं फार। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं 7/8 मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको 5/8 मिलेगा। दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जनरली कोडल प्रोविजंस हैं, लेकिन फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन एग्जाम में अक्सर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन थ्रोट थिकनेस दैट इज कॉल्ड TT, दैट इज 5/8 इंटू T मिनिमम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपको एग्जाम में कभी भी वो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, 7/8 भी नहीं देगा, मतलब एक कोई देगा, या तो 5/8 देगा या 7/8 देगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर। तो आपको यह ध्यान देना है कि जब वो जनरल बात करेगा तो 7/8 होगा, लेकिन जब स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन होगा तो आपको वहां पे थ्रोट थिकनेस को और कम रखना है। कितना कम रखना है? तो यहाँ पे 7 ऊपर है और यहाँ पे आपने 2 कम कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम स्ट्रेंथ जितना ही कम बताएंगे उतना हमारे लिए बेटर है, ठीक है, उतना हम सेफर साइड में रहेंगे, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये रजिस्टिंग वैल्यू है, तो जितना रजिस्टिंग आप कम बताओगे उतना बेटर रहेगा। तो 5/8। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है कि जब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो या वी ग्रुप की बात करेंगे, जनरली देखो इनकम्प्लीट की अगर मैं बात करूं तो यू हो सकता है या तो वी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको डबल कर देते हो तो फुल पेनिट्रेशन हो जाता है। तो कोशिश ये रहती है, आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में कभी वी सिंगल ग्रुप पूछता है, सिंगल वी पूछता है या सिंगल यू पूछता है, तो उस केस में जनरल जो आंसर होगा वो आपका 7/8 होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 7/8 नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? 5/8। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए चीजों के बारे में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो डिस्कशन है हमारा उसके बारे में चलते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। उसके बारे में हम लोग यहां पे डील करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपना अगला कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मुझे यहां पे पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट अपना डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। किससे रिलेटेड है? दैट इज स्ट्रेंथ। तो हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में डील करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है फ्रेंड्स वो स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए, स्ट्रेंथ देखो इसका निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपने कोई बेसिक फंडा पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। कुछ भी नहीं है, जैसे आप सोम पढ़ते हो वैसे आप इसमें फार्मूले लगा सकते हो। तो सोम का कॉन्सेप्ट यूज करिए और क्वेश्चन को निकालिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो पार्ट है फ्रेंड्स वो हमारा है स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन। तो आपको ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स, आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर 5/8 लेते रहे हैं 7/8 ले रहे हैं। तो हमने वहां पे बता दिया, अगर स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करते हैं तो 5/8 लेते हैं, जनरल अगर बात करेंगे तो 7/8 लेंगे। तो दोनों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसा कंफ्यूजन आपको अभी ही रिमूव करना है। क्योंकि देखिए जब आपके कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आपका एग्जाम बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। आप कई एग्जाम निकालोगे, एक नहीं, हर बार आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन बस आपको चीजें क्या है समझना जरूरी है, क्योंकि समझ के पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म याद रहता है। रट लोगे तो फिर चीजें क्या होती है, आज पढ़ा कल भूल गए। अब उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन से ही क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, हमें 50-50 चीजें मतलब 50% यार पता होता है ये ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन में फंस गए और उसी में गलत तुक्का मार के चले आते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो डिजाइन ऑफ बट वेल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन ऑफ बट वेल्ड, डिजाइन ऑफ बट वेल्ड, ठीक है। द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इन टेंशन design strength of butt weld in tension or compression is governed by yielding.
ईल्ड होता है मटेरियल, इसमें फ्रैक्चर नहीं होता। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर कल को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, ईल्डिंग आप समझते होगे, आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, सोम में ईल्डिंग पॉइंट आता है, वही बात हम कर रहे हैं। तो मटेरियल जब ईल्ड करता है, ईल्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा इलॉन्गेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड ईल्डिंग। और फ्रैक्चर वो होता है जब कोई मटेरियल अल्टीमेट पे पहुंच जाता है और सडन फेल्योर होता है, दैट इज कॉल्ड आपका फ्रैक्चर। तो आपको ध्यान देना है कि जो बट वेल्ड होता है उसका जो फेल्योर का क्राइटेरिया होता है वो यील्डिंग से डिसाइड करता है, नॉट फ्रैक्चर। तो फ्रेंड्स इस चीज से आपको ध्यान देना है। तो यहां पे अगर बात करें तो टेंशन और जो डिजाइन की बात करें, TW इजकल टू दैट इज FY, ये यील्ड स्ट्रेस है, इंटू LE इफेक्टिव लेंथ है, इंटू TE थ्रोट थिकनेस है, इफेक्टिव दैट इज गामा MW। ये फार्मूला आपका बन जाता है। तो रटना नहीं, अभी समझाते हैं आपको अच्छे से, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर सपोज दैट कि आपके पास स्क्वायर है इस तरीके से, अगर आप देखोगे तो अगर आपको इसको वेल्ड करना है, सपोज दैट दिस इज द वेल्डिंग, इस तरीके से आप इसको वेल्ड बना रहे हो, सपोज दैट आपने इस पे इसको फिल कर दिया मटेरियल को, ठीक। तो आपका जो LE आएगा, लेंथ आएगा, दिस इज द लेंथ दिस। तो बट वेल्ड के केस में आपने कितना फिलअप किया है, दैट इज कॉल्ड लेंथ। मैंने बताया था, साइज ऑफ लेग भी बताया था वहां पे, जब डिस्कस किया था एक डायग्राम बनाया था, तो वहां पे हमने बताया था साइज ऑफ लेग। तो उसके बाद में ये जो चीज आपको दिखाई पड़ रही है, ये प्लान व्यू है। प्लान व्यू का मतलब होता है टॉप व्यू, प्लान व्यू का मतलब हो जाता है टॉप व्यू, ठीक है। हम मेंबर को इस तरीके से टॉप से देख रहे हैं, टॉप से देखने के बाद मुझे पता चला कि इसका जो मेंबर का टॉप व्यू है वो दिखाई पड़ रहा है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या क्या टर्म यूज हुए हैं और फार्मूले क्या डिस्कस करते हैं। जो FY आया है इसकी जो बात करें तो मिनिमम दैट इज मिनिमम यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट दैट इज FY। इसको मैं अगर बात करूं दैट इज FYW। वेल्ड की बात करेंगे तो W आएगा, वैसे बात करेंगे प्लेट की तो FY आएगा। LE जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। इफेक्टिव लेंथ मतलब आपने कितना वेल्ड किया है, डिपेंड करेगा आपने यहां से यहां तक लिया है या यहां से यहां तक वेल्ड किया, डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन पे, ठीक है। अगर ये फुल पेनिट्रेट है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी। अगर सपोज आपने यहां से यहां तक का मटेरियल फिल किया है तो आपका वेल्डिंग यहां से ही आपका इफेक्टिव लेंथ होगा। नेक्स्ट बात करूं दैट इज TE। TE का मतलब है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। जैसे कैसे, इफेक्टिव का मतलब यहां पे वही हो गया 5/8 हो गया, 7/8 नहीं होगा। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इसके बारे में बात किए। उसके बाद में आया है गामा MW दैट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। यहां पे दो चीजें आते हैं। अगर आप शॉप में वेल्ड करते हो, बहुत बेसिक चैप्टर पे जाइए, मैंने शायद तीसरा या चौथा लेक्चर था, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बात किया थे। वहां पे हमने बात किया था शॉप में बना रहे हो या वेल्ड को आपने फील्ड पे किया। अगर शॉप में करोगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम जरूरत पड़ेगी। तो फॉर शॉप वेल्डिंग जो गामा W होगा MW दैट इज 1.25। अगर वही चीज फॉर फील्ड वेल्डिंग करोगे, फील्ड वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वहां पे चीजें लिखी होती हैं। क्या एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होगा फॉर अ डिजाइन ऑफ अ शॉप बिल्डिंग या फॉर डिजाइन ऑफ अ फील्ड वेल्डिंग, तो आप वहीं पे गलत कर दोगे यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 1.25 रखना है कि आपको 1.50 रखना है। अब 1.25 1.50 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था कि जो फील्ड होता है, फील्ड पे आपको क्वालिटी कंट्रोल करना मुश्किल होता है, सारे इक्विपमेंट्स नहीं अवेलेबल होते हैं, सारे आप वहाँ पे सेफ्टी अच्छे से नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको बढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। तो 1.25 और 1.5 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.25 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस इज क्या है, कुछ भी नहीं है, आप जैसे पहले पढ़ते थे वैसे आप भी पढ़ना है। आप ये बताइए स्ट्रेस जो होता है दैट इज स्ट्रेस इजकल टू, दिस इज स्ट्रेस इजकल टू फोर्स अपान क्या पढ़ते थे हम लोग, एरिया पढ़ते थे, क्लियर। तो वही चीजें चल रही हैं। अब फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स इजकल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, बस वही सारी चीजें चल रही हैं। अब आप ये बता दीजिए जो स्ट्रेस है हमारे केस में यहाँ पे स्ट्रेस है एफ वाई डिवाइड बाई, एफ वाई हो गई स्ट्रेस, ध्यान दीजिएगा एफ वाई। स्ट्रेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो मेरे केस में एल ई इंटू टी, जो एरिया रजिस्टिंग होगा, जैसे एल ई एंड टी, देखिए एल ई क्या है, इसकी जो भी लेंथ है इफेक्टिव लेंथ, और टी क्या है, थिकनेस, जितनी मोटाई में वो काम कर रहा होगा दैट इज कॉल्ड रजिस्टिंग एरिया। तो आप देखें कि एल ई इंटू टी क्या हो गया, एरिया हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये तो फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, टी की बात कर रहा हूँ, जनरल टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन टी डिजाइन की जब बात करोगे, डिजाइन ऑफ वेल्ड की बात करोगे, तो फ्रेंड्स क्या करोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी यूज करना पड़ेगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कितना रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको डिपेंड करेगा कि आप फील्ड में कर रहे हो इसका वेल्डिंग या आप शॉप में कर रहे हो। तो गामा एमडब्ल्यू डिपेंड करता है कि फील्ड की कंडीशन है या शॉप की कंडीशन है। तो देखो ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जैसे यहां पे था मैंने इसको डेराइव कर दिया। तो सिंपल आप सीख सकते हो, जैसे आप सोम पढ़ते हो वैसे यहीं पे कॉन्सेप्ट लगता है। दूसरा फ्रेंड्स हम लास्ट डिस्कस करते हैं, दूसरा पॉइंट ये है द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ, सपोज दैट कि मान लिया कभी खतरा हो, मान लिया डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ butt weld in shear is also, मान लिया shear also governed by yielding, किसके द्वारा हो रहा है, yielding के द्वारा। मान लिया कि कभी कभी हम मानते हैं कि ज्यादातर फेल्योर तो इसका टेंशन होता है, लेकिन कई बार क्या हो सकता है, लोडिंग कुछ ऐसी आ गई जिसकी वजह से हो सकता है कि उसका शियर फेल्योर हो जाए। तो शियर फेल्योर के लिए यील्डिंग पे ध्यान देना। यहाँ पे एक खास बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यील्डिंग में फेल्योर हो रहा है, किसमें, यील्डिंग में। अब बात करते हैं इसका जो फार्मूला आएगा वी डब्ल्यू वेल्ड का, दैट इज एफ वाई इंटू एरिया मैंने कर दिया एल ई इंटू टी, और शियर के केस में एक खास बात है √3 आता है वहां पे, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही अच्छे से आपके लेक्चर में कि हम लोग √3 का डिवाइड क्यों करते हैं। ये एक्चुअली डिस्टॉर्शन थ्योरी जो सोम में पढ़ते हो ना, वहां से इसका डेरिवेशन आता है। तो वहां पे क्या है कि जब हम लोग डिस्टॉर्शन थ्योरी लगाएंगे तो वहां पे प्रूफ करके दिखा देंगे आपको। जो अगला डिस्कशन हमारा होगा वहां पे मैं बताऊंगा कि ये एफ वाई अपान हम √3 क्यों लेते हैं शेयर में हम। मैंने क्या बताया था जब आपको पढ़ा रहे थे आपका रिविट कनेक्शन में, जब LSM लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पे भी जो था आपका मैंने एफ वाई अपान √3 टर्म यूज किया था। ठीक है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं, देखिए एल ई पहले जैसे था सेम रहेगा, टी सेम रहेगा, जो पैरामीटर वहां पे है, गामा एमडब्ल्यू वही रहेगा जो शॉप और आप फील्ड के लिए ले रहे हो, उसके बाद बस एफ वाई भी वही रहेगा। चेंज क्या करना है, √3 से डिवाइड कर देना है। तो शेयर में इतना चेंज होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं यहां पे फैक्टर की अगर बात करूं तो ये फार्मूला देखो, इस फार्मूले में और उस फार्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको डिवाइड करने की जरूरत थी। ये तो मैंने जो बताया ये सारी चीजें जो है वो LSM से हैं, लिमिट स्टेट मेथड से हैं, किससे, LSM। लेकिन अगर यही मैं आपको वर्किंग से मैं बताऊं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो कुछ नहीं होगा। एफ वाई जो भी आएगा स्ट्रेस, जो भी परमिसिबल स्ट्रेस होगी, यहाँ पे मैं बात करूं कुछ नहीं है, दैट इज लोड अगर बात करूं या सपोज दैट टी की मैं बात करूं, टू टी इन वेल्ड फोर्स, टेंशन फोर्स, तो आप क्या करोगे, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया, वेल्ड एरिया जो भी आएगा एल ई इंटू टी ही आएगा। ठीक है, तो परमिसिबल में जो भी स्ट्रेस इसकी वेल्ड की आती होगी, सपोज दैट मान लिया एफ वाई ही आ गई, तो आप इस तरीके से एल ई इंटू टी का यूज कर पाते हो। क्लियर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं होगा क्योंकि वर्किंग से बात कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पे ये टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट किया। अगला जो डिस्कशन फ्रेंड्स होगा मैक्सिमम हमारा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे फिलेट वेल्ड पे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सिविल इंजीनियर्स, उससे हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।